अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक? कंसोलिडेशन के बारे में चंद अहम चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई बिगिनर के लेवल से कि आखिर ये होता क्या है, अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से इसकी क्या वैल्यूज़ है। सही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली किस चीज़ के बारे में है? वो है कंसोलिडेशन के बारे में। सही। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। भाई कि कंसोलिडेशन का आखिर मतलब क्या है? कंसोलिडेशन जब सवाल दिमाग में आ जाता है तो भाई इससे मुराद क्या पाया जाता है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है, उसको ज़रा हम रीड आउट करते हैं फिर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो कंसोलिडेशन बेसिकली मीन्स टू गैदर और टू एक्यूमुलेट समथिंग टुगेदर। किसी दो चीज़ों को एक साथ जोड़ लेना, किसी दो चीज़ों को आपस में, या एक से ज़्यादा चीज़ों को, या एक किसी दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ जोड़ लेना, जमा करके रख देना और एक साथ मतलब रिप्रेजेंट करना। किसी एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिला के प्रेजेंट करना। सही है। और इन अ सिंपल वर्ड, टू थिंग्स एज अ होल। टू थिंग्स एज अ होल यानी ये ये कोई एक चीज़ है वन, और ये दूसरी चीज़ है। सही है। हम अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और मैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया और मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ टू। किसी दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ टू। टू थिंग्स एज अ होल। दो चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट किए जा रहा हूँ, एज अ होल रिप्रेजेंट किया जा रहा हूँ, एज अ ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। क्या? एज अ ग्रुप के तौर पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, और रीड करते हैं। बट एज पर, ये तो मैंने आपको जो कंसोलिडेशन को जो मैंने आपको भी ये मतलब बताया, इसका मतलब तो मतलब जनरली इंग्लिश अल्फाज का मतलब था कि बहुत से इंग्लिश अल्फाज के अंदर आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग के अंदर ये कह सकते हैं कि कभी भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करें, एक साथ दिखाना चाहें या गैदर करें, तो उसको हम कह सकते हैं कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेशन करना। लेकिन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से इसका मतलब यह है कि टू प्रेजेंट द अकाउंट ऑफ टू एंटिटीज एज वन एज अ होल, या टू से ज़्यादा एंटिटीज। सही है। टू प्रेजेंट द अकाउंट ऑफ टू एंटिटीज एज वन एज अ होल, या मोर देन टू एंटिटीज। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि यार कंसोलिडेशन करनी कब चाहिए? कंसोलिडेशन का मतलब समझ गए कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दी हुई है। सही है। और ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कर ये ऑर्गेनाइजेशन ए है। सही है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन बी है, और उसकी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। सही। अच्छा, जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग रूल्स का इस्तेमाल करते हुए जब मैं इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक साथ रिप्रेजेंट होंगे उसे मैं कहूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके, अकाउंटिंग रूल्स का इस्तेमाल करके जब मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करूं, तो उसको मैं कहूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तभी होगा जब हम अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे पहला रूल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई वेन टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट आखिर करना कब चाहिए भाई? किस टाइम पे हम कंसोलिडेट हमें करना चाहिए? तो इसके लिए आईएफआरएस ने हमें गाइडलाइन दी हुई है, और बहुत सारी जगह पे और भी हमें गाइडलाइंस मिलती है भी कब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वो नीचे मैंने आपको आपके सामने लिखी हुई, इसको डिस्कस करते हैं। एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स व्हेन it acquires more than 50% share holding in another entity. फॉर एग्जाम्पल आप लोग सपोज कर ले कि ये क्या है, एमिरेट्स है, एक एयरलाइन है, चलो एमिरेट्स एलटीडी में लिख रहा हूँ यहाँ पे। सही है। एक कंपनी है, एग्जाम्पल ले ले, कोई ई एलटीडी कंपनी है, और उसने क्या किया है? उसने 60% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। सही है। किसके किसके एक्वायर कर लिए? किसी दूसरे कंपनी के। सही है। वो सपोज कर ले वो बी एलटीडी है। जब आपने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लिए, वो भी 50% से ज़्यादा, सपोज कर ले कितने कितने एक्वायर कर लिए? 60%। तो 60% शेयर एक्वायर करने के बाद इस कंपनी के अंदर आपको एक राइट मिल जाता है। कौन सा राइट? वोटिंग पावर का राइट। मेन राइट तो ये है जो कि हम लोग लॉ के अंदर भी बार बार सुनते हैं। सही है। जितने ज़्यादा शेयर आपके होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतने ही आपको राइट मिलते हैं। सही। और दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या लाइन कह रहा है? पहला तो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या कहते हैं? इट हैज़ अथॉरिटी टू असाइन और रिमूव बीओडी। फॉर एग्जाम्पल ई एल टी डी है। सही है। उसने शेयर भी एक्वायर कर लिए हैं, ऊपर से उसके पास ये राइट भी आ जाते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि आप बी एल टी डी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके मेंबर को सेलेक्ट करने की पावर आपके पास आ जाए। किसी मतलब
कंसोलिडेशन आपने तब करनी है जब आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर हो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, जब आपके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, कंट्रोल हो, टू असाइन और रिमूव, क्या, टू असाइन और रिमूव BOD। अच्छा, इट हैज़ राइट टू वेरिएबल रिटर्न थ्रू इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी। देखिए, जब ELTD BLTD के शेयर खरीदेगा और 50% से ज़्यादा शेयर खरीदेगा तो BLTD जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ करेगी, BLTD जो क्या करेगी, ऑपरेशन एक्टिविटीज़, सही है। तो उस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ पे किसी दूसरे का भी हक होगा। वो दूसरा कौन होगा? वो होगा ELTD। मतलब अगर 60% शेयर अगर ELTD खरीदे हैं तो ELTD ने जब शेयर खरीदे इसी सोच के साथ खरीदे होंगे ना कि BLTD जो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती है और उसके थ्रू जो BLTD को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा एज अ डिविडेंड की शक्ल में, एज अ किसी और इनकम की शक्ल में। तो आपके पास वेरिएबल रिटर्न आ रहा है, आपके पास वेरिएबल रिटर्न का क्या है, राइट मौजूद है, सही है। थ्रू इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी, एंटिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट क्यों, एंटिटी की बी के साथ इन्वॉल्वमेंट होने के बाद। सिंपल एंड शॉर्ट मैं आपको ये बात कन्वे कराना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी दो ऑर्गेनाइजेशन ए और बी सपोज कर ले, उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स का एहतराम रखते हुए और उनकी कंप्लायंस रखते हुए, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो न्यू बनेंगे उसे हम कहेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तब बनाना होता है जब ये कंडीशंस आपके सामने मेट हो जाए। पहली कंडीशन क्या, कि जब आपने 50% मोर देन 50% ज़्यादा शेयर ले ली है और आपके पास अथॉरिटी है, कंट्रोल है, पावर है, रिमूव, असाइन मेंबर्स ऑफ BOD किसी दूसरी एंटिटी के अंदर, और आपके पास राइट है कि आप किसी दूसरी एंटिटी का जो प्रॉफिट है उसमें आपका भी राइट है। BLTD जो प्रॉफिट कमाता है, सही है, उस प्रॉफिट में से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। उस प्रॉफिट पे आपका भी इतना ही हक है। कितना हक है? 60% आपका हक है। बाकी 40% किनका हक है? दूसरे शेयर होल्डर का। तो जितना आपकी परसेंटेज होगी उतनी ही आपके पास राइट होगा टू वेरिएबल रिटर्न्स। अच्छा सर, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब वही होता है कि जो आपको बदले में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो। आप कहीं पे कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आपने एक जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहाँ से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट हम क्या कहलाएगा, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे रिटर्न, सही है, हम उसे क्या कहेंगे, रिटर्न। और जब ये रिटर्न वेरिएबल हो, यानी कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तारा रम पम पम, तो कभी ज़्यादा कभी कम जब मिल रहा हो, सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल रिटर्न। इट हैज़ द पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टी बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर। ये मेन पॉइंट है जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देती है, सही है। अच्छा, ये मेन पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? ये जो मेन पॉइंट है आखिरी वाला, ये अहम पॉइंट है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ELTD है सपोज कर ले, सही है। कौन है? ELTD। अच्छा, ELTD अगर है तो सपोज कर ले एक ELTD है और ELTD ने BLTD के क्या लिए हैं, शेयर्स लिए हैं। कितने शेयर्स लिए हैं? 60%। 60% शेयर लेने के बाद, सही है, तो जो शेयर होल्डर होगा ना, शेयर होल्डर कौन है? ELTD। वो BLTD में अपनी पावर एक्सरसाइज करवा सकता है, सही है। क्यों? क्योंकि ELTD के पास कंट्रोल आ चुका है, अथॉरिटी आ चुका है, वो अपने BOD के मेंबर बैठा देगा, सही है। और BOD के मेंबर जो फैसला लेंगे वो ELTD के अकॉर्डिंग ही लेंगे ना, सही है। तो यहाँ पे आप BLTD में अपनी कोई पावर का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इनसे कोई और ऑपरेशनल एक्टिविटी भी करा सकते हैं। लिहाजा कोई और ऑपरेशनल एक्टिविटी जब आप कराएंगे तो उसके नतीजे में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो भी कुछ डिफरेंट ही प्रॉफिट होगा ना, सही है। तो यहाँ पे आप रिटर्न जो आपको यानी मिल रहा है, इन शॉर्ट जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न आपका क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? आपके कंट्रोल और आपकी एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर की वजह से, सही। अच्छा, लास्ट लाइन, समराइजिंग ऑल, when an entity has control over another entity then there may be a need to prepare consolidated statement। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए सारा समराइज भी कर दिया नीचे पॉइंट्स को कि भाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन है ELTD, उसको कोई कंट्रोल हासिल हो, कोई अथॉरिटी हासिल हो BLTD में, सही है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करना आ जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ जाएगा। बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये जो कंट्रोल है, सही है, वो एक्सरसाइजेबल हो और आपका जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा हो और आपके पास ये असाइन रिमूव BOD की पावर भी हो। लेकिन